बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। फरहाना शाहाना तर्ज के वसी और ईस पलंग पर लेटी हुई थी। उस कोठी का और खुसूसन उसकी ख्वाबगाह का हर सामान शाहाना कदर कीमत का हामिल था। उसने कनीज़ों और मुलाजमों के लिए और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए अखबारात में इश्तिहार शाया करवाया था और कोठी का निगरान और मुंतजिम अपने भाई को मुकर्रर किया था। उसने किसी बहुत बड़े मुल्की शहजादी की तरह एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा की थी। उसका मिजाज और सोचने का अंदाज़ ऐसा था कि अब तक मगरूर नहीं हुई थी। सिर्फ दुश्मनों से और गलत अनासर से तेवर बदल कर बोलती थी। बार बार खुदा का शुक्र अदा करती थी और अपने साजिद अली पर कुर्बान होती जाती थी। वो बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक साजिद से प्यार और मोहब्बत की बातें करती रही। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर उठ गई। साजिद ने कहा, जब मैं आऊँगा और इसी तरह बार बार दरवाजे पर दस्तक होगी तो तुम मुझे बार बार छोड़कर चली जाया करोगी। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम दुनिया के निराले महबूब हो, कमरे में छोड़कर जाया करोगे तो दिमाग में आकर रहा करोगे। तुमसे कभी पीछा नहीं छूटेगा और ना ही मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। उसने दरवाज़ा खोला। शेरू ने कहा, पुलिस के बहुत बड़े अफसर और कई लोग आए हैं, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ और ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। वो चला गया। साजिद अली ने कहा, जो अफसर यहाँ से ख्वार होकर गया था अपने बड़ों को लेकर आया है। उसने आईने के सामने आकर लिबास को दुरुस्त किया, फिर बालों को दुरुस्त करते हुए बोली, क्या तुम मेरे अंदर रहकर मुझे आईने में देख सकते हो? मैं अपनी आंखों से इतनी दूर नहीं देख सकता। तुम्हारी दिमागी आंखों से तुम्हारा पूरा सरापा वाजे हो जाता है। चूँकि टीवी स्क्रीन पर तुम्हारी सूरत देखी है, इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे और खदोखाल के साथ तुम्हें देखता हूँ। फिर भी देखने की प्यास रह जाती है। रूबरू दीदार का मज़ा ही कुछ और होता है। वो मुस्कुराती हुई ख्वाबगाह से बाहर आई, फिर बालकनी से नीचे देखा। नीचे ड्राइंग रूम में पुलिस का आला ऑफिसर सोफे पर बैठा हुआ था। ख्वार होकर जाने वाला अफसर उसके पीछे खड़ा था। सामने सोफे पर दो सफ़ेद पोश थे, उनमें से एक जवान और एक बूढ़ा था। एक और सोफे पर सियासतदान मुकद्दर अली नज़र आ रहा था। जब वो जीने की बुलंदी पर आई तो सबने सर उठाकर देखा। वो जीने से उतरती हुई बोली, आप हजरात मेरे दरवाजे पर आए थे तो मैंने मायूस नहीं जाने दिया। यहाँ बुलाकर मुलाकात कर रही हूँ। आइंदा यहाँ आने से पहले टेलीफोन के ज़रिए मुलाकात का वक्त ज़रूर मुकर्रर किया जाए। आला अफसर ने पीछे खड़े हुए मातहत की तरफ इशारा करके कहा, हमारे इस ऑफिसर ने तुम्हारे मुतालिक जो रिपोर्ट दी है, इससे जाहिर होता है कि तुम कोई काला इल्म जानती हो या शायद टेलीपैथी जानती हो। क्या अपने बारे में तफसील से कुछ बताना पसंद करोगी? वो एक सोफे पर आकर बैठ गई, फिर बोली, दुनिया का हर शख्स, हर मुल्क अपना राज दूसरों से छुपाता है। कोई मुल्क अपने मोहलिक हथियारों और एटम बमों का राज किसी पर जाहिर नहीं करता। आप में से हर शख्स अपनी रिश्वत की कमाई छुपाता है। आला अफसर ने कहा, माइंड योर लैंग्वेज, तुम हमें रिश्वतखोर कह रही हो? साजिद अली उस ऑफिसर के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। फरहाना के पास आकर उसकी ज़ुबान से बोला, तुम जूनियर अफसर थे। एक बरसरे इक़्तिदार सियासतदान के हुक्म से तुमने ऑपोजिशन के दो अहम बंदे पुलिस मुकाबले में मरवा दिए। यूं तुम्हारी तरक्की हो गई। वो भड़क कर बोला, तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू करोगे तो उल्टा लटका दूंगी। क्या अपने मातहत से कोई इबरतनाक सबक सीख कर नहीं आए हो? वो ज़रा ठंडा पड़ गया, फिर बोला, तुम धमकियां देकर मेरी ज़ुबान बंद कर सकती हो, लेकिन मेरा जुर्म साबित नहीं कर सकोगी। बेशक बाज़ मुजरिम बड़े मक्कार होते हैं, अपने जुराइम के सबूत और गवाह नहीं छोड़ते। आने का मकसद बताओ। आला ऑफिसर ने कहा, ये हमारे बहुत बड़े सियासतदान मुकद्दर अली साहब हैं। इनके 50 लाख रुपए अचानक ही चोरी हो गए। उससे पहले तूबा शाह के 45,000 रुपये गायब हो गए और उससे भी पहले थानेदार की जेब से तकरीबन 15,000 रुपये निकल गए। ये सब कुछ 10-12 घंटों में हुआ और तुम 48 घंटों में बागबानपुरा के एक शिकस्ता मकान से निकलकर इस आलीशान कोठी में आ गई हो, बल्कि 90 लाख रुपए की इस कोठी की मालका बन गई हो। हमें बताओ, ये क्या जादूगरी है? साजिद ने फरहाना की ज़ुबान से कहा, तुम एक आला अफसर हो, तुम्हारी तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये है, मगर तुम्हारी एक बेटी और बेटा लंदन में पढ़ते हैं और वहाँ के एक बैंक में तुम्हारे 3,40,000 पाउंड्स जमा हैं। मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर भी बता सकती हूँ। तुम बताओ कि ये क्या जादूगरी है? 7,000 कमाने वाले के बच्चे लंदन में रहते हैं। मैं बागबानपुरा से गुलबर्ग आई हूँ तो तुम्हें खटक रही हूँ।
आला ऑफिसर हैरान और परेशान होकर उसे देख रहा था क्योंकि वो सही बैंक अकाउंट बता रही थी। वो बोली, यहाँ लाहौर में तुम्हारी बीवी के अकाउंट में 70 लाख रुपए हैं और लॉकर्स में 40 लाख की जायदाद के दस्तावेजात हैं। अब कहो तो तुम्हारी अंधी कमाई की तमाम तफसीलात बयान करूं? वो घबरा कर बोला, हाँ नहीं, मैं तुम्हें कोई इल्ज़ाम देने नहीं आया हूँ। कोई तुम्हें इल्ज़ाम देगा तो मैं कह दूंगा कि तुमने यह आलीशान कोठी और बेशुमार दौलत अपने बाप दादा से विरसे में ली है। फिर वो सियासतदान मुकद्दर अली की जानिब रुख करके बोला, तुम नहायत ही घटिया किस्म के सियासी लीडर हो। एक शरीफ ज़ादी पर 50 लाख रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास है कोई सबूत, कोई गवाह है? वो बोला, जनाब आली, थानेदार और तूबा शाह जैसे मवाली आपके जूतों में रहते हैं। अब वो गवाही नहीं देंगे। सबूत मेरे पास कोई नहीं है। मैं सिचुएशन समझ गया हूँ। आप पटड़ी बदल चुके हैं। मैं जा रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठकर सलाम करके चला गया। फरहाना ने एक सोफे पर बैठते हुए 2 सफ़ेद पोश अफराद की तरफ इशारा करके पूछा, इन हजरात की तारीफ क्या है? उनमें से एक उम्र रसीदा शख्स ने कहा, मैं इस इलाके का डीसी हूँ। तुम्हारे बारे में जो रिपोर्ट सुनी उससे अंदाज़ा हुआ कि तुम टेलीपैथी जानती हो। यहाँ आकर तस्दीक हो गई। मैं सुनना चाहूँगी कि कैसे तस्दीक हो गई? तुमने हमारी पुलिस के इस आला ऑफिसर के ख्यालात पढ़कर इसके मुल्की और गैर मुल्की बैंक बैलेंस की सही तफसीलात बता दी हैं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी प्राइवेट ज़िंदगी का कोई राज ज़ुबान पर ना लाओ। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी कोई बात मेरी ज़ुबान पर नहीं आएगी और मैं इस आला ऑफिसर का राज भी किसी और के सामने बयान नहीं करूँगी। डीसी और आला ऑफिसर उसका एहसान मानने और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। सफ़ेद पोश जवान ने कहा, मैं इंटेलिजेंस का एक अफसर हूँ। मैं भी तुम्हें देखना और तुम्हारी ताकत मालूम करना चाहता था, सो मालूम कर चुका हूँ। साजिद ने फरहाना की ज़ुबान से पूछा, तुम्हारे 2 जासूस मेरी कोठी के अतराफ़ हैं। क्या तुम उन्हें ज़िंदा देखना चाहोगे या उनकी लाशें उठाओगे? वो फ़ौरन ही जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर बोला, मैं अभी उन्हें यहाँ से जाने का हुक्म दे रहा हूँ। वो ट्रांसमीटर ऑन करके दोनों मातहत को वहाँ से चले जाने का हुक्म देने लगा। डीसी ने कहा, मिस फरहाना, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। हम आपसे बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स रखने वाली हूँ। उस वक्त तक चाहती हूँ कि आप चंद मुसल्ला सिपाही यहाँ। बस समझ गया। आप हमें चाय पिलाएं। प्याली खाली होने तक आपकी कोठी के अतराफ मुसल्ला सिपाही पहुँच जाएंगे और वो सब हमारे नहीं, आपके ताबेदार होंगे। डीसी के हुक्म पर आला ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर फ़ोन किया। फिर हुक्म दिया कि फ़ौरन 12 मुसल्ला सिपाही वहाँ भेजे जाएं। थोड़ी देर बाद पुरतकल्लुफ़ लवाजमात के साथ चाय आ गई। वो सब खाने पीने और हंसने बोलने लगे। आने वालों की हंसी और खुश इखलाकी बता रही थी कि उन्होंने अपने मुकाबले में फरहाना को सुपर पावर तस्लीम कर लिया है। मैंने साजिद के पास आकर कहा, मियाँ मजनू वापस आ जाओ, तुम्हारी रिहाई का ऑपरेशन आखिरी मरहले पर है। उसने कहा, सर मैं अभी दिमागी तौर पर हाजिर हो जाऊंगा, मगर आप पहले फरहाना की मौजूदा पोजीशन समझ लें। वो अभी ऐसे दुश्मनों के दरमियान है जो टेलीपैथी के सामने बेबस होकर उसके दोस्त बन गए हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुरुस्त कहते हो। मैं बारबरा को तुम्हारे पास पहुंचा रहा हूं। फरहाना से उसका तारुफ कराओ। वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में फरहाना पर आंच नहीं आने देगी। बारबरा की मुस्तकिल रिहाइश बाबा साहब के इदारे में थी। वो वहाँ जहानत को जिला बख्शने वाली तालीम और जिस्म को बिजली की तरह फुर्तीला रखने वाली तरबियत हासिल कर रही थी। मैंने उसके पास आकर कहा, बेटी बहुत अरसे से ख्याल ख्वानी नहीं कर रही हो। समझ गई पापा, मेरी कहीं ज़रूरत है। एम आई राइट? यस माई बेबी। तुम एवन रास्का के मुतालिक सुन चुकी हो। वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुका है और अब उसका नाम साजिद अली है। जी हाँ, मुझे जोजो ने बताया था। ये बड़ी खुशी की बात है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साजिद के पास पहुंचा रहा हूं। तुम उसे मुबारकबाद दो और उसकी महबूबा फरहाना के पास रहो। उसके हालात मालूम करो, फिर उसकी हिफाजत करती रहो। किसी मजबूरी के बायस उसके दिमाग से जाना हो तो अपनी जगह वहाँ जोजो को भेज देना। बारबरा मेरे दिमाग में आई। मैंने उसे साजिद के पास पहुंचा दिया। वो बोली, हेलो साजिद, मैं बारबरा हूँ। तुम्हें दीन इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद दे रही हूँ। खुदा तुम्हें ईमान, आमान, सेहत, जहानत और सलामती दे। तुम्हारी दुआओं से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम 50 बरस की बूढ़ी खातून हो। वो हंसती हुई बोली, क्या फरहाना से कहूँ कि तुम बातें बनाकर मेरी असल उम्र पूछना चाह रहे हो? खुदा के लिए ये गज़ब ना करना। अगरचे वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है, ताहम औरत ज़ात है, दिल में शक व शुबा का एक नुक्ता पैदा हो जाएगा।
چلو ایسا غضب نہیں کروں گی، اپنی فرحانہ سے ملواؤ۔ اس نے فرحانہ کو مخاطب کیا۔ میں اپنی رہائی کے سلسلے میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں ان دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ بولی، تمہاری رہائی ضروری ہے، میری فکر نہ کرو، تم جاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بیڈ روم میں تمہیں بتایا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے کے تمام خیال خوانی کرنے والے میرے دوست بن گئے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی باربرا ہے، وہ اس وقت تمہارے دماغ میں آ چکی ہے، اس سے باتیں کرو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں۔ باربرا نے اسے مخاطب کیا۔ ہیلو فرحانہ، ہم تمہیں دشمنوں کے درمیان تنہا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اپنا مکمل تعارف کراؤں گی، لیکن پہلے تمہارے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر ان کے خیالات پڑھوں گی، تم ان سے باتیں کرتی رہو۔ ساجد علی دماغی طور پر محل کی چار دیواری میں حاضر ہو گیا۔ میں نے اور سونیا ثانی نے صبح سے بہت کام کیا تھا۔ ماسک مین کے دماغ میں رہ کر ایئرپورٹ کے ان اہم افسران کے دماغوں میں جگہ بنائی جو وہاں کے اعلیٰ حاکم کے خصوصی طیارے کے نگران تھے۔ پھر اعلیٰ حاکم کے دماغ پر تنویمی عمل کر کے اسے اس بات کا تابع دار بنایا تھا کہ وہ رات کے 11 بجے اپنے خصوصی طیارے سے پولینڈ کے شہر وارسا جائے گا۔ پھر اس کے دماغ میں یہ باور کرایا کہ طیارے میں اس کے ساتھ صرف ایک پرسنل سیکرٹری اور 2 باڈی گارڈ سفر کریں گے۔ میں نے جیری اور تھرمال کو دونوں باڈی گارڈز کے اندر پہنچا دیا اور ماسکو کے وقت کے مطابق انہیں رات 10 بجے سے ان گارڈز کے اندر مستعد رہنے کی تاکید کر دی۔ سلمان، سلطانہ اور جوجو کو بھی ان افسران کے اندر پہنچا دیا تھا جو سفر کے ضروری کاغذات چیک کرنے والے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا کہ ماسک مین رات کا کھانا اس محل میں کھاتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ 2 گھنٹوں تک ساجد علی کی تنہائی دور کرے، اس سے سرکاری فرائض کے متعلق گفتگو کرے اور اس محل کے حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرے۔ اس محل کے اندر جانے کے لیے خشکی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے الیکٹرانک انتظامات تھے کہ چیونٹی بھی احاطے میں رینگتی ہوئی پہنچے تو خطرے کے الارم بجنے لگتے تھے۔ وہاں قدم رکھنے والا اندھی فائرنگ سے چھلنی ہو کر رہ جاتا تھا۔ ماسک مین کا ہیلی کاپٹر محل کی چھت پر آ کر اترتا تھا۔ اس رات بھی ماسک مین ہیلی کاپٹر لے کر چھت پر آیا تو میں اس کے اندر تھا۔ وہ کھانے کا سامان اٹھائے سیڑھیوں سے اتر کر محل کے اندر اس کمرے میں آیا جہاں چاروں طرف ٹی وی رکھے ہوئے تھے اور ان کے اسکرین پر محل کا ایک ایک حصہ نظر آتا رہتا تھا۔ محل کا وہ کمرہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ساجد علی اس وقت کمبل اوڑھے خفیہ ٹی وی کیمرے سے منہ موڑ کر لیٹا ہوا تھا۔ ساجد کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ اس رات کچھ نہیں کھائے گا اور پیٹ کی خرابی کا بہانہ کر کے لیٹا رہے گا۔ اس ٹی وی والے کمرے میں معمول کے مطابق ایک سیکیورٹی آفیسر کی ڈیوٹی تھی۔ ماسک مین نے کمرے میں داخل ہو کر اسے مصافحہ کیا۔ میں نے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی قوت سے افسر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا میں نے دوسرے ہاتھ سے سرنج کی سوئی اس کے گردن میں پیوست کر دی۔ وہ ذرا سا تڑپا، پھر ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ سرنج کی دوا اتنی مہلک تھی کہ چشم زدن میں اس کی جان نکل گئی۔ میں نے مردے کو اس طرح بٹھایا کہ وہ ادھر ادھر ڈھلک نہ سکے۔ پھر میں مائک کے پاس آ کر مخاطب ہوا۔ ہیلو ایون راسکا، آج بے وقت لیٹے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میں آج نہیں کھاؤں گا۔ میں نے سوال کیا، کیا تم نے دوا لی ہے؟ ہاں، ابھی دوا کھائی ہے، جلد ہی تکلیف دور ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے افسوس ہے، آج آپ کے ساتھ نہیں کھا سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، آرام کرو، مجھے بھی ضروری کام نمٹانے ہیں، میں بھی جلدی واپس جا رہا ہوں۔ محل کے دوسرے حصے میں ایک ٹی وی تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا گارڈ ساجد کے کمرے میں اسے دیکھتا رہتا تھا۔ جب ساجد ٹوائلٹ کی طرف جاتا تھا تو اسکرین سے غائب ہو جاتا تھا، مگر کوئی تشویش کی بات نہ ہوتی۔ گارڈ کو یہ یقین رہتا تھا کہ وہ ٹوائلٹ سے کمرے میں واپس آئے گا، باہر کبھی نہیں جا سکے گا۔ ماسکو میں شدید برف باری ہو رہی تھی۔ ساجد سر پر کمبل لپیٹ کر بستر سے اٹھا اور اسکرین سے غائب ہوا تو گارڈ نے سمجھا کہ پیٹ خراب ہے، وہ ٹوائلٹ گیا ہے، مگر وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ گیا۔ سامنے ایک مقفل دروازہ تھا، اس کے دوسری طرف ماسک مین یعنی میں تھا۔ لاک کو ایک تار کے ذریعے کھول رہا تھا، وہ آدھے منٹ میں کھل گیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ ماسک مین نے ساجد سے کمبل لے کر اسے سر پر اوڑھ لیا۔ یہ تمام مناظر مختلف ٹی وی سکرینز پر نظر آ رہے تھے، لیکن ان تمام مناظر کو مردہ سیکیورٹی آفیسر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ماسک مین کمبل لپیٹ کر ساجد کے کمرے میں آیا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے گارڈ نے اسے دیکھا اور یہی سمجھا کہ ایون راسکا ٹوائلٹ سے واپس آ کر پھر بستر پر لیٹ گیا ہے۔ ایسے وقت ثانی ماسک مین کے اندر آ گئی۔ اسے شیتارہ کی آواز اور لہجے میں حکم دیا کہ وہ آنکھیں بند کر کے صبح تک سوتا رہے۔
وہ بیچارہ تابعدار تھا، سو گیا۔ ساجد نے اس دروازے کو بند کیا، پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت کی طرف جانے لگا۔ چھت پر 4 مسلح گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ ساجد کے وہاں آتے ہی ان چاروں نے الرٹ ہو کر اسے سلوٹ کیا۔ ان چاروں کے دماغ یقین سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ماسک مین کو سلوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان چاروں کے اندر میرے علاوہ سلمان، جیری اور تھرمال گھسے ہوئے تھے۔ ساجد علی نے ایک طویل مدت کے بعد چھت پر آ کر کھلی فضا میں سانس لی تھی۔ میں اس کے اندر پہنچا اور ہیلی کاپٹر کو وہاں سے اڑا کر لے گیا۔ جیری اور تھرمال اعلیٰ حکام کے باڈی گارڈز کے اندر چلے گئے۔ وہ ہیلی کاپٹر سرکاری ہیلی پورٹ پر آ کر اترا۔ ماسک مین کا ڈرائیور کار قریب لے آیا۔ ساجد ہیلی کاپٹر سے اترا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں 2 افسران کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے دماغوں پر میں نے اور ثانی نے پردہ ڈال دیا تھا۔ ساجد وہاں سے کار میں روانہ ہو کر ایئرپورٹ پہنچا۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں بیٹھا رہا۔ ہم تمام ٹیلیپیتھی جاننے والے ان تمام افسران کے اندر جا رہے تھے جن کے سامنے سے ساجد کو گزرنا تھا۔ وہ 7 افسران تھے اور ہم وہاں 8 تھے۔ میں، سونیا، ثانی، جوجو، سلمان، سلطانہ، جیری، تھرمال اور ساجد علی۔ ہم نے طے کر لیا کہ کسے کس آفیسر کے اندر رہنا ہے۔ ایسے وقت صرف ساجد خیال خوانی نہ کرے۔ پھر میں نے ساجد کو سگنل دیا، چلے آؤ۔ وہ کار سے نکل کر عمارت کے اس حصے میں آیا جو اہم لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے، فلیٹ ہیٹ کو پیشانی پر جھکا لیا تھا۔ اس طرح اس کا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا تھا۔ وہ اس افسر کے پاس سے گزرا جو سفری کاغذات چیک کرتا تھا۔ میں نے اس افسر کو اس کی رسٹ واچ پر جھکا دیا۔ وہ کلائی سے گھڑی اتار کر وقت درست کرنے لگا۔ ثانی نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے آفیسر کو میز پر رکھے ہوئے کاغذات پر جھکا دیا۔ ان دونوں کو ساجد کی طرف سے غافل کر دیا۔ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر گزرتا چلا گیا۔ آگے سامان چیک کرنے والے افسران اور 2 سپاہی تھے۔ ان سب کا دھیان بھی اسی طرح ساجد کی طرف سے ہٹایا گیا۔ وہ آخری ایگزٹ ڈور سے گزر کر رن وے کی سمت جانے لگا۔ اس سے پہلے ہم تمام ٹیلیپیتھی جاننے والے ان مسلح گارڈز کے اندر پہنچ گئے تھے جو طیارے کے پاس تھے۔ ہم نے کسی کی گردن میں کھجلی پیدا کی، کسی کو جوتے کا فیتا باندھنے کے لیے جھکا دیا، کسی کو اپنی گن چیک کرنے پر مجبور کیا۔ ان کی غفلت کے دوران ساجد سیڑھیاں چڑھتا ہوا طیارے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے اندر پہنچتے ہی ہم اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ طیارے میں اعلیٰ حاکم کے علاوہ اس کا پرسنل سیکرٹری اور 2 باڈی گارڈز تھے۔ ایک ہوسٹس اور ایک سٹوورڈ تھا۔ پائلٹ اپنے کیبن میں تھا۔ وہاں کل 7 مسافر تھے۔ انہوں نے 8ویں مسافر ساجد کے اضافے کو نہیں سمجھا۔ سیڑھیاں ہٹا لی گئیں، دروازے لاک ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو کر پرواز کرنے لگا۔ میں نے ساجد کی رہائی کی روداد چند پیراگراف میں بیان کی ہے، جبکہ اس کے لیے کئی صفحات درکار تھے۔ ہم نے 24 گھنٹوں میں مسلسل اتنی محنت کی تھی جو 24 مہینوں تک جاری رہتی، تب شاید کامیابی کے امکانات پیدا ہوتے۔ اس کامیابی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی۔ پھر ہماری ٹیلیپیتھی جاننے والی فوج نے بڑا کام کیا تھا۔ آخر کار ساجد 4 دیواری سے نکل کر کھلی فضا میں نکل آیا تھا۔ ویسے ابھی آخری مرحلہ باقی تھا۔ وہ طیارہ ابھی روس کی حدود میں تھا۔ ساجد کے فرار کا بھید کھلتے ہی روسی فوج کے تیز رفتار طیارے اس اغوا کیے جانے والے طیارے کو گھیر کر سرحد پار کرنے سے روک سکتے تھے۔ ایسے ہی نازک موقع پر شیتارہ کو اپنے معمول اور تابعدار ایون راسکا یعنی ساجد علی کی ضرورت پیش آئی۔ وہ اپنی اور ایون راسکا کی ٹیلیپیتھی کے ذریعے پارس کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی تھی۔ پارس اب اس کی گرفت میں آنے ہی والا تھا۔ ایسے وقت وہ ایون راسکا کے دماغ میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اسے مخاطب کرتے ہی اس نے فوراً سانس روک لی تھی۔ ان چند لمحات میں اس نے سمجھ لیا کہ وہ طیارے میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے سانس روکنے کے عمل نے سمجھا دیا کہ اب وہ اس کا معمول اور تابعدار نہیں رہا، اس کی گرفت سے نکل چکا ہے۔ یہ ناکامی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے معمول اور تابعدار کی رہائی اسے منظور نہ تھی۔ فوراً ہی یہ خیال آیا کہ اگر وہ فرار ہو رہا ہے اور وہ طیارہ بھی روس کی سرحد سے باہر نہیں گیا تو پھر وہ دوبارہ اسے گرفتار کرا کے اسی محل میں پہنچا سکتی ہے، یا پھر راسکا کے پاس جا کر یہ سمجھوتا کر سکتی ہے کہ وہ بدستور اس کا تابعدار رہے اور ابھی فوراً ہی پارس کو گرفتار کرانے میں اس کی مدد کرے تو وہ اسے روس کی سرحد پار کرنے دے گی، اور جب تک یہ سمجھوتا نہ ہو اس طیارے کو روس کے اندر ہی کہیں اتارا جائے اور شیتارہ کو پائلٹ کی آواز سنائی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق طیارے کو اپنے قابو میں رکھے۔ وہ ہماری کامیابی کے آخری لمحات میں زبردست رکاوٹ بن گئی تھی۔ اس رکاوٹ سے جو نئے حالات پیدا ہوئے اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔
अभी ये बयान कर दूं कि वो कश्मीर में पारस के लिए कैसा ज़बरदस्त मसला बन गई है। कमांडर ने शितारा को बताया था कि पारस शायद श्रीनगर में है। शितारा ने पूछा, क्या ये बात तुम अंदाजे से कह रहे हो? इसे अंदाज़ा कह सकती हो। मुझे रिपोर्ट मिली है कि हमारी एक पेट्रोलिंग फोर्स ने बटमालू के रास्ते पर एक गाड़ी रोकी थी। उस गाड़ी से एक शख्स बाहर आया और अपना ड्यूटी कार्ड निकाल कर दिखाया। उस कार्ड की रो से वो मेरा मुखबर था। उस मुखबर का नाम क्या है? पेट्रोलिंग फोर्स के ऑफिसर से ये कोताही हुई कि उसने मुखबर का नाम और कार्ड नंबर वगैरह नोट्स नहीं किया। शितारा ने तंजिया कहा, ये हमारे भारतीय फौजी हैं, ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं और बागियों को निकल निकल कर जाने का मौका देते हैं। बहरहाल आगे बोलो। उस मुखबर ने आर्मी ऑफिसर को बताया कि गाड़ी में कमांडर साहब की साली और रिश्तेदार बैठे हैं, जबकि मेरी कोई साली और रिश्तेदार इस शहर में नहीं। इसका मतलब है वो झूठ बोलकर और फरार करवा के कश्मीरी बागियों को कहीं ले गया है। कमांडर ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि पारस के साथ एक औरत है। उस गाड़ी में भी एक ही औरत थी, इसलिए मैं शुबा कर रहा हूं कि पारस इस शहर में मौजूद है। मैंने सुना है लाल चौक में मुसलमानों की खासी आबादी है और वहां अक्सर बागी पनाह लेते हैं। ये दुरुस्त है। उनकी गाड़ी भी बटमालू से लाल चौक की तरफ गई थी, वहां उन्हें घेरा जा सकता है। वो बोली, फौज उस इलाके को चारों तरफ से घेर ले तो घरों की तलाशी ले सकती है, छुपे हुए बागी जाहिर हो जाएंगे। वहां तलाशी का काम शुरू करने से पहले क्रैक डाउन करना होगा, जबकि हम दफ़ा 144 नाफिज नहीं कर सकते। उस इलाके के 3 घरों में शादियां हो रही हैं, 3 दुल्हा और 3 दुल्हनें, यानी 6 घरों में मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों की आमदोरफ्त लगी हुई है। ऐसे में फौजी कार्रवाई मुनासिब नहीं होगी। अगर मैं पारस और उस औरत को किसी घर से ढूंढ निकालूं तो फौज वहां जाकर उसे गिरफ्तार कर सकती है। बेशक मुजरिम पाए जाएंगे तो फिर उस घर में फौजी जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकेंगे। तब शितारा ने 4 मुखबरों को ख्याल ख्वानी के जरिए बारी बारी मुखातिब किया। उनमें 2 औरतें और 2 मर्द थे। उन चारों को हुक्म दिया कि वो लाल चौक के रिहायशी इलाके में जाकर मालूम करें कि आज किस घर में नए मेहमान आए हैं और ऐसा कौन मेहमान है जो एक खूबसूरत कश्मीरी औरत के साथ इस महल्ले में आया है। मुखबरी करने वाली औरतों को ख़ास तौर पर ताकीद की गई कि शादी वाले घरों में जाएं और औरतों की भीड़ में रहकर कश्मीरी औरत का सुराग लगाएं। उस औरत की एक पहचान हो सकती है कि वो जिस मर्द में दिलचस्पी ले रही होगी वो कश्मीरी ज़ुबान नहीं जानता होगा और अपनी पलकें नहीं झपकता होगा। पारस की टीम में आफरीन के अलावा पाशा और होमर थे और उस टीम की रहनुमाई समदू कर रहा था। वही उन चारों को लाल चौक के इलाके में लाया और अपने एक दोस्त मुराद अली के घर में ठहराया था। यानी उस रात मुराद अली के घर में 5 मर्द थे, पारस, पाशा, होमर, समदू और ख़ुद मुराद अली। एक घर में इतने ज़्यादा मर्द हों और वो मुसल्ला हों तो उन पर मुजाहिदीन होने का शुबा होता है। इसलिए मुराद अली ने कहा, हम 5 को मुख्तलिफ घरों में रहना चाहिए। यहाँ मुसलमान बाहर से आने वाले मुजाहिदीन को बोझ नहीं समझते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उन्हें अपने घरों में पनाह देते हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। आफरीन ने कहा, मैं एक तवील मुद्दत के बाद अपने वतन और अपने लोगों में आई हूँ। दूर से ढोलक की आवाज़ और सुहाग के गीत सुनकर उन औरतों के पास जाने को जी चाहता है। पारस ने कहा, अपनी ज़मीन पर आकर ये सारी खुशियाँ हमें हासिल करना चाहिए। मैं भी यहाँ की शादी और रस्म रवाज देखना चाहता हूँ। क्यों मिस्टर मुराद, हमारे वहाँ जाने से कोई मसला तो नहीं होगा? हरगिज़ नहीं, उस घर के लोग बहुत खुश होंगे। चलो मैं तुम दोनों को वहाँ पहुँचा दूँ। समदू ने कहा, मैं आफरीन और पारस को शादी वाले एक घर में ले जाऊँगा। मुराद, तुम पाशा और होमर को दूसरे शादी वाले घरों में पहुँचा दो। इस तरह हम सब की ये रात जागते या सोते हुए इन घरों में गुजर जाएगी। वो सब मुराद के मकान से बाहर आ गए। शदीद सर्दी के बायस सफ़ेद कोहर की धुंध छाई हुई थी। सब ने ओवरकोट और ऊनी टोपियाँ पहनी हुई थीं या फिर कंबल में लिपटे हुए थे और अपने लिबास के अंदर उन्होंने हथियार छुपा रखे थे। मुराद अली अपने दरवाजे पर ताला लगाकर पाशा और होमर के साथ चला गया। समदू ने आफरीन और पारस के साथ चलते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा रिवॉल्वर ले लिया है, अगर कहीं फायरिंग की नौबत आई तो मैं निहत्ता रहूँगा। आफरीन ने कहा, तुम्हें रिवॉल्वर दिया जाएगा तो तुम खुदकशी कर लोगे। वो इसलिए खुदकशी करना चाहता था कि शितारा उसके ज़रिए आफरीन और पारस वगैरह को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो एक बार उसके दिमाग में आई थी। चूंकि वो कमांडर का ख़ास मुखबर था, इसलिए वो उससे काम लेना चाहती थी, लेकिन फिर उससे नाराज़ होकर उसके दिमाग में ज़लज़ला पैदा करके चली गई थी। तब से दोबारा नहीं आई थी।
पारस को यकीन था कि वो समधू के पास दोबारा नहीं आएगी। उसे बेकार आदमी समझकर उसे सज़ा देकर जा चुकी है, लेकिन अंदेशा था कि वो आ भी सकती है और समधू के चोर ख्यालात पढ़कर उन सब को भारतीय फौज के हवाले कर सकती है। समधू बरसों से आफरीन का दीवाना था, उसके लिए जान पर खेल जाना चाहता था। उसकी जिद थी कि वो अपनी जान दे देगा तो फिर सितारा उसके दिमाग में नहीं आ सकेगी और ना ही आफरीन को नुकसान पहुंचा सकेगी। उसकी जिद देखकर पारस ने उसका रिवॉल्वर ले लिया था और उसे समझाया था कि अव्वल तो सितारा अब उसके पास नहीं आएगी, अगर आएगी तो उससे निमट लिया जाएगा। समधू ने रिवॉल्वर उन्हें दे दिया था। अब शिकायत कर रहा था कि दुश्मनों से मुकाबला होगा तो वो निहत्ता रहेगा। पारस ने कहा, फिक्र ना करो, ऐसा बुरा वक्त आएगा तो मैं अपनी गन तुम्हें दे दूंगा। वो शादी वाले घर में पहुंचे। समधू ने दुल्हन के बाप से उनका तारुफ करवाया। उस बुजुर्ग ने पारस को गले लगाकर खुशामदीद कहा, आफरीन के सर पर हाथ रखकर दुआएं दीं। फिर अपनी बीवी और बेटियों को बुलाकर कहा, मेहमान खुदा की रहमत होता है, हमारे घर में रहमत आई है, इस बेटी को अंदर ले जाओ। आफरीन उनके साथ चली गई। पारस मर्दों में आकर उनसे मुतारफ होने लगा। सब लोग उसकी आमद पर खुशी का इजहार कर रहे थे। उस घर में खासी चहल पहल थी। औरतें मर्दों में आ रही थीं, मर्द औरतों में किसी काम से चले जाते थे। पर्दे की बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं थी। समधू ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि आफरीन पारस को दिल दे बैठी है। जो बचपन से अपनी थी वो पराई हो गई है, अब उसे कभी हासिल नहीं होगी। इसके बावजूद दिल नहीं मानता था, आंखें उसे देखते रहना चाहती थीं। कोई ज़रूरी नहीं कि फूल अपनी शाख से टूटकर हाथों में आए, दूर से भी नज़ारा हो सकता है और आंखों की प्यास बुझाई जा सकती है। वो बार बार उठकर उस हिस्से में जाता था जहां औरतें हंस बोल रही थीं, ढोलक पर सुहाग के गीत गा रही थीं। हिंदुस्तानी फिल्मों ने इन औरतों में खासी बेबाकी पैदा कर दी थी, इसलिए वो रक्स भी कर रही थीं और दुल्हा दुल्हन के बहरूप में खेल तमाशे भी कर रही थीं। समधू दूर से आफरीन को हंसते खिलखिलाते देख रहा था और खुश हो रहा था। फिर वो मर्दों की महफिल में वापस आया, लेकिन महफिल में पहुंचने से पहले ठिठक गया। वो श्रीनगर और उसके अतराफ में मसरूफ़ रहने वाले तमाम भारतीय मुखबरों को जानता था। ऐसा ही एक मुखबर वहां मर्दों की महफिल में नजर आ रहा था। समधू ने दुल्हन के बाप को इशारे से अपनी तरफ बुलाया, फिर सरगोशी में बोला, यहाँ एक भारतीय मुखबर है, आप अपने मेहमान पारस के पास जाकर चुपचाप कह दें कि वो इधर मेरे पास चला आए और आफरीन को। बुजुर्ग ने कहा, पारस और आफरीन की फिक्र ना करो, वो मेरे मेहमान हैं, उनकी हिफाजत मुझ पर लाजिम है, तुम जासूस की निशानदही करो। वो उंगली उठाकर इशारा करते हुए बोला, वो जो अलाव के सामने सफ़ेद और नीली धारी वाले कंबल लपेटे बैठा है, उसका नाम हरी राम है। वो यहाँ यकीनन एक मुसलमान के बहरूप में आया है। बुजुर्ग थोड़ी देर तक उस जासूस को सोचती हुई नज़रों से देखते रहे, फिर बोले, मैं अपनी बेटी की शादी में खून खराबा नहीं होने दूंगा और ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे मेहमानों पर कोई आंच आए। तुम पारस के पास जाकर बैठो, मैं इस जासूस का इंतज़ाम करता हूँ। समधू पारस की तरफ जाने लगा। बुजुर्ग ने अपने नौजवान बेटों को बुलाया, फिर उन्हें एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेटे ट्रे में छोटी छोटी प्लेटें रख कर आए। हर प्लेट में भुने हुए गोश्त के बड़े बड़े पीस रखे हुए थे। वो हर मेहमान के सामने एक प्लेट और कहवे की एक प्याली रखते जा रहे थे। उन्होंने उस जासूस के सामने भी एक प्लेट और एक प्याली रखी। बुजुर्ग ने उठकर कहा, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, आपने इतनी शदीद सर्दी में यहाँ आकर मुझे मेज़बानी का मौका दिया है। भुना हुआ गोश्त और गर्मा गर्म कहवा हाजिर है। इस सर्दी में आप गाय का गोश्त खाएंगे तो बदन में हरारत पैदा होगी। जासूस हरी राम गोश्त उठाकर खाने ही वाला था। बुजुर्ग का आखिरी फिक्रा सुनते ही उसके हाथ से गोश्त छूटकर नीचे गिर पड़ा। हिंदू गाय को गौ माता कहकर उसकी पूजा करते हैं। उसका गोश्त खाना तो दूर की बात है, उसे हलाक भी नहीं करते, उसे कोई नुकसान पहुंचने नहीं देते। उनका अकीदा है कि ये हमारी इतनी बड़ी दुनिया गाय के एक सींग पर ठहरी हुई है। एक गाय ने पूरी दुनिया का तवाज़न बरकरार रखा हुआ है, इसलिए वो अकीदत से हर गाय के माथे पर सिंदूर लगाते हैं, गेंदे के फूलों की माला पहनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। गायों ने सींग मारे कोई बात नहीं, वो गाय को कभी नहीं मारते, इसलिए कोई हिंदू कभी गाय का गोश्त नहीं खाता। फिर भला जासूस हरी राम कैसे खा सकता था? बुजुर्ग ने पूछा, क्यों नहीं खाओगे? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? मुसलमान तो हूँ, मगर वो दरअसल बात यह है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम तो खाने वाले थे,
تم نے گوشت اٹھایا تھا، اسے منہ تک لے جا رہے تھے۔ ہاں، مگر خیال آیا کہ پیٹ میں خرابی ہے، مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں، تم نے یہ سن لیا تھا کہ یہ گائے کا گوشت ہے، اسی لیے یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب اس محفل میں حاضرین کو بتا دو کہ تم ہندو ہو یا مسلمان۔ مسلمان ہو تو گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ ہندو ہو تو بن بلائے مسلمانوں کی محفل میں کیوں آئے ہو؟ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔